जो डेवलपमेंट के बारे में मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर फरमान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर छिड़ी बहस थमने का नाम नहीं ले रही। सपा विधायक अबू आजमी के बाद अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने इस बात का समर्थन किया है कि औरंगजेब इतना भी बुरा आदमी नहीं था। हालांकि ये बात साफ साफ शब्दों में कहने की बजाय तबरेज राणा ने शायरी का सहारा लिया। उन्होंने एक शेर के जरिए अपनी बात को सबके सामने रखा। तबरेज राणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुगल शासक औरंगजेब की सादगी की तारीफ की है। तबरेज राणा ने अपनी पोस्ट में लिखा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूँ, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे गुजरात मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। बता दें ये शायरी तबरेज राणा के पिता मुनव्वर राणा की है, जिसे उन्होंने अपनी वॉल पर शेयर किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए तबरेज राणा ने औरंगजेब को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो वो एक जैसे कि मैं मुनव्वर राणा साहब का बेटा हूं, तो फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गजल का एक मतला है कि जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूं औरंगजेब खराब था, मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह जफर, वो भी खराब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी खराब था, ये भी खराब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब खराब। हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब खराब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राणा खराब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी? मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो। कैसे मुमकिन है? ये देखिए, ये तब होता है जब हमारे पास कोई नई उपलब्धि ना हो। तो जब हमने कुछ नया बड़ा अच्छा कुछ किया होता तो हम ऐसे माजी में नहीं जाते। माजी मतलब पास्ट में। उर्दू की बात आ गई तो अभी से भी हमारे यहाँ कहा गया कि उर्दू जबान खराब है। अब बताइए साहब, फराग गोरखपुरी इतना बड़ा शायर, रघुपति सहाय नाम था उनका तखल्लुस था फराग गोरखपुरी। मैं आपको बहुत दिलचस्प वाकया बता दूं कि फराग साहब की बेटी के लिए रिश्ता देखने कुछ लोग आए, तो जो लड़के वाले आए उन्होंने कहा कि वो तो फराग साहब से, उनका तलफ़ुज़ बहुत खराब था, मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो वो फराग साहब से कहने लगे, लड़के के बाप, उनके वालिद, कि अच्छा तो आप शायर हैं? तो फराग साहब ने उन्होंने देखा, कहने लगे तो आप
कब से शायरी कर रहे हैं। फराक साहब का और मूड खराब हुआ तो कहने लगे फिर कोई गजल सुनाइए। फराक साहब कहने लगे सुनिए, आपका रिश्ता आपके लड़के का मेरी लड़की से हो या ना हो, लेकिन मैं और देर आपको अपने कान में पेशाब नहीं करने दूंगा। फराक साहब कहते थे, प्रोफेसर थे रघुपति साहब, फराक गोरखपुरी। फराक साहब कहते थे कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अगर कल को अफसर बन जाओ तो अफसर मालूम भी दो। तो ये थी उर्दू जबान। और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेकर नहीं चल सकते। आपको मुगल से नफरत है और मुगलई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुगलई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में। मुगलई से आपको मोहब्बत है, मुगल से नफरत है। गौरतलब है उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब सपा विधायक अबू आजमी की औरंगजेब की टिप्पणी पर हंगामा मचा हुआ है। बता दें, महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की ओर से औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अबू आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए ये बयान दिया था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। उन्होंने कहा कि इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की छवि विकृत बनाई जा रही है। अबू आजमी के इस बयान के बाद कोहराम मच गया। इस बयान के बाद न केवल अबू आजमी को बीजेपी नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी, बल्कि उन्हें सत्र से भी निलंबित कर दिया गया। हालांकि हंगामा होने के बाद अबू आजमी अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उन्होंने इस बयान को लेकर माफी भी मांग ली है, लेकिन उन पर सियासी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल इस विवाद का केंद्र जो शख्स है, उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूं। वो महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूं, देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना, वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए।